बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 94 किस्तें सुन चुके हैं और अब 95 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे एक लम्हे के लिए खतरे का एहसास हुआ और मेरे आसाब गैर शऊरी तौर पर तन गए। मैंने अपने बदन को मखसूस अंदाज में जोर से झटका दिया और यूं ही हमलावर का तवाज़ुन बिगड़ा, मैंने उसे उठाकर पूरी कुव्वत से उछाल दिया। एक तेज निस्वानी चीख मेरे कान फाड़ती गुजर गई थी। जिस वजूद को मैंने हिजानी अंदाज में उठाकर फेंका था, उसके लम्स के एहसास से भी ये अंदाजा होता था कि वो नुस्वानी बदन था। हल्की सी आवाज़ हुई थी और फिर एक कराती हुई आवाज़ उभरी, कौन कौन है? अंकल अंकल। आखिर में आवाज़ जोरदार थी और दूसरे लम्हे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। कौन कौन? अचानक तेज रोशनी से बेनाई फिर मुतासर हुई थी, लेकिन ये आवाज़ शनासा थी। मेरे हाथ आंखों पर चले गए थे। कौन हो? खबरदार, मेरे हाथ में पिस्तौल है। अगर थोड़ी भी जुम्बश की तो पूरे बदन में सुराख कर दूंगी। मैंने चेहरे से हाथ हटाकर उस शनासा आवाज वाली को देखा और उसकी आवाज दोबारा उभरी, ओ माय गॉड, रूटर, मिस्टर रूटर आप? मैंने भी उसे पहचान लिया। ये साइका माइलर थी। ये वही लड़की थी जो लकी रूटर की दोस्त थी और जिसके साथ मैंने एक इसराइली रेस्टोरेंट में खाना खाया था। मिस साइका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर रूटर? उसने शदीद हैरत से पूछा। गुसल, मैंने जवाब दिया और हंस पड़ा। मगर आपने मुझ पर हमला क्यों किया था? वो हमला था? साइका मुंह बनाकर बोली। मैं तो आपको अंकल लार्स समझी थी। अचानक रोशनी बंद करके मैं आपको डराना चाहती थी। ओह मेरे खुदा, आप कितने हार्स पावर के हैं। अगर मैं मसहरी पर ना गिरती तो मेरा क्या हशर होता। मगर आप, आखिर आपका अंकल लार्स से क्या ताल्लुक? चोरी करने गया था, इतना खूबसूरत गुसल खाना देखा तो मैं इख्तियार दिल चाहा कि गुसल कर लूं। मैंने कहा, मैं सचमुच आपको गोली मार सकती हूँ मिस्टर रूटर, ये पिस्तौल असली है। उसने पिस्तौल को हिलाते हुए कहा। अपनी सहेली का सुहाग उजाड़ देंगी आप, आपको दुख ना होगा? मैंने कहा और उसके चेहरे पर उलझन के आसार नजर आने लगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और हम दोनों उस तरफ मुतवज्जो हो गए। अंदर दाखिल होने वाले मिस्टर जैक लार्स ही थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर स्टूडेंट, एक जरूरी, उनका जुमला अधूरा रह गया। उनकी निगाह साइका पर पड़ गई थी। तुम कब आई? साइका का चेहरा होंको जैसा हो गया था। वो इस सूरत हाल से काफी परेशान नजर आ रही थी। मुझे धमकियां देने की और बात थी, लेकिन अब अचानक मिस्टर लार्स आ गए थे तो वो ये फैसला नहीं कर पाई थी कि अब मेरे सिलसिले में क्या करे। मैंने एक निगाह उसे देखा। वो मिस्टर लार्स ही की तरफ मुतवज्जो थी और फौरन ही कोई फैसला करना चाह रही थी। दूसरे इले में उसने कहा, अभी थोड़ी देरी कबल अंकल मैं सीधी आपके कमरे में आई थी। मैंने दिल में उसकी तारीफ की। बड़ी तेजी से उसने ये फैसला कर लिया था कि अपने आप को न्यूट्रल रखे और अंदाजा लगाए कि खुद मिस्टर लार्स इस सिलसिले में क्या करते हैं। ओह अच्छा, तुम गालिबन इसलिए यहाँ घुस आई होगी कि तुम्हारे नुकसान में मैं यहाँ मौजूद हूँगा। जी अंकल, साइका माइलर ने जवाब दिया। खैर कोई बात नहीं, इनसे तारुफ हुआ। दिलचस्प बात यह है कि मैं असल नाम से खुद भी दोबारा इनसे तारुफ नहीं करा सकता। बाद वाक़यात और बाद लोग बड़े दिलचस्प व अजीब होते हैं और हमारे लिए वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाते हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। बहरहाल एहसान, ये ज़ात खुद बहुत बड़ा तारुफ है। मैं तुम्हें इनसे जान स्टूडेंट के नाम से मिला सकता हूँ। और मिस्टर स्टूडेंट, ये मेरी भतीजी साइका माइलर है, मेरे मरहूम बड़े भाई की बेटी, जो हवाई जहाज के एक हादसे में हलाक हो गए थे। यूं समझे हम दोनों भाइयों की आंखों की रोशनी यही लड़की है। मैंने तो शादी ही नहीं की और मेरे बड़े भाई के यहाँ एक ही बेटी पैदा हुई है। ये अरबपति लड़की है। मिस्टर लार्स मुस्कुराए। मैंने बड़े खुलूस से साइका को हेलो कहा था और वो होंठ भींच कर रह गई थी। फिर वो एकदम बोल उठी, मगर अंकल, मिस्टर जान स्टूडेंट से आपका तारुफ किस तरह हुआ? और तारुफ भी ऐसा कि ये आपकी ख्वाबगाह के गुसल खाने तक पहुंच गए? हाँ भाई, ये इतने तेज रफ्तार हैं कि मेरे दिल की गहराइयों में उतर गए हैं। फिर ख्वाबगाह का गुसल खाना क्या हैसियत रखता है? गोया आपकी इजाजत से? हाँ, तुम्हें तफसील बता दी जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी शरारतें खत्म नहीं हुई। यहाँ आ रही थी तो कम अज कम मुझे टेलीफोन ही कर दिया होता। तुम जानती नहीं हो हालात कितने मखदूश हैं आजकल। तुम्हारी शक्ल सूरत में कोई और भी यहाँ आ सकता है और मेरे दुश्मन यकीनन ये जानते हैं कि तुम मेरे लिए क्या हैसियत रखती हो। आइंदा ऐसी कोई कोशिश ना करना। मैं यहाँ और इस जगह के इतराफ में फैले हुए लोगों को यह हिदायत कर दूंगा कि अगर साइका भी यहाँ आए
تو اس کی اچھی طرح شناخت کیے بغیر اسے اندر داخل ہونے نہ دیا جائے۔ ایسی حالت میں تم جانتی ہو کہ کیا ہوگا، کہ تم یہ سلوک برداشت نہ کر پاؤ گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے مجھے اپنی آمد سے آگاہ کر دیا کرو۔ اوہ سوری انکل، چونکہ معاملہ آپ کے دشمنوں کا ہے، لیکن غلطی آپ کی بھی ہے انکل۔ اگر آپ مجھے ان کے بارے میں بتاتے کیوں نہیں؟ ایک بار صرف مجھے ان سے روشناس کرا دیں اور پھر میرا کمال دیکھیں۔ مسٹر لارس ہنسنے لگے تھے، پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولے، دیکھا بھائی، گویا ہم اپنی زندگی کی باغ دوڑ اور اپنے دشمنوں کا حساب کتاب اپنی اس بیٹی کے سپرد کر دیں۔ لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ ٹھیک ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں نے تو آپ سے اس موضوع پر بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ بولی اور پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ انکل، آپ کا مسٹر اسٹوڈنٹ سے کیا تعلق ہے؟ کس طرح آپ کا تعارف ان سے ہوا؟ اس کے انداز میں شکوک و شبہات صاف نمایاں تھے۔ لارڈ چیک لارس نے معذرت امیز انداز میں مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگے، آپ سائیکا کے لہجے کو محسوس نہ کریں، مختصراً اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بس لاڈلی ہونے کی وجہ سے یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے۔ بھائی اگر میں تم سے یہ کہوں مسٹر اسٹوڈنٹ نے میری زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کی بازی لگا دی تھی، ورنہ دوسری شکل میں تمہیں شاید یہی اطلاع دی جاتی کہ تمہارے انکل بھی تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو بتاؤ تمہارے کیا احساسات ہوں گے؟ کیا؟ سائیکا چونک پڑی۔ ہاں، تفصیل تمہیں بعد میں بتا دی جائے گی، فی الحال اتنا ہی سن لو کہ اس وقت اگر میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس کے ذمہ دار مسٹر اسنوڈن ہی ہے، ورنہ جو کچھ میں تم سے کہہ چکا ہوں در حقیقت وہی ہوتا۔ سائیکا مائلر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اگر ایسی بات ہے تو میں مسٹر اسنوڈن کی شکر گزار ہوں اور اپنے انداز پر معذرت خواہ ہوں، لیکن یہاں آپ کی خوابگاہ میں یہ کیا کر رہے تھے؟ آرام، لیکن تم ان کے آرام میں خلل کا سبب بن گئی، اور بعد میں نے بھی تمہارا ہی ساتھ دیا۔ آؤ واپس چلتے ہیں۔ آپ ان سے کچھ پوچھ رہے تھے انکل؟ سائیکا مائلر کہنے لگی۔ ہاں پوچھ رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم بھی یہاں موجود ہو۔ پلیز مسٹر اسٹوڈنٹ، آپ آرام کریں، ہم لوگوں نے خواہ مخواہ آپ کے آرام میں خلل ڈالا ہے۔ آؤ سائیکا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس وقت مسٹر لارس سے گفتگو کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ ممکن ہے وہ سائیکا کے سامنے تفصیل نہ بتانا چاہتے ہوں۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں اپنے مسیری پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن صبح ناشتے کی میز پر سائیکا بھی موجود تھی۔ مسٹر لارس نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی میں اس سلسلے کی تمام گفتگو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن بلا اس بلائے جان سے پیچھا چھوٹ سکتا تھا۔ مجھ سے سب کچھ پوچھ کر ہی دم لیا اس نے، اور اب یہ تمہارا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں مس سائیکا۔ شاید مسٹر لارس نے یہ بات آپ کو بتا دی ہو کہ اس معاملے سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، اور میں وہ نہیں تھا جو وہ لوگ سمجھ رہے تھے، تو پھر میں مسٹر لارس کی جان کیوں کر لیتا؟ اور ان کی زندگی بچانے کا ایک طریقہ تھا کہ میں ہیلی کاپٹر سے نیچے کود پڑوں۔ میں کسی بھی شخص کو کسی بھی قیمت پر قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود میں اس بات کی تعریف کرتی ہوں کہ آپ نے کمال کیا، یہ معمولی کام نہیں تھا۔ تالاب ہو سکتا ہے زیادہ گہرا نہ ہوتا، اس طرح آپ کے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ آپ سیدھے تالاب میں نہ گرتے۔ انکل کی زندگی بچانے کے لیے آپ نے واقعی بہت بڑا رسک لیا تھا، اور صحیح معنوں میں یہ مجھ پر قرض ہے۔ چھوڑیے ان باتوں کو، میں نے کہا، اور ہم لوگوں نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ مسٹر لارس چند لمحات کے بعد کہنے لگے، کل دراصل تم سے یہ میں پوچھنے کے لیے تمہاری خوابگاہ میں گیا تھا کہ کیا ان لوگوں کے بارے میں مزید کچھ نشاندہی کر سکتے ہو؟ ان کی رہائش گاہ وغیرہ کا میں اپنے آدمیوں کے ذریعے یہ تحقیقات کرا رہا تھا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرانے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، میں مختصر آپ کو ان کے بارے میں تفصیل بتا سکتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایمسٹر ڈیم میرے لیے نئی جگہ ہے، اور میں یہاں کے راستوں سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوں، لیکن جو باتیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ میں نے خوشرو شخص کی صورت کے بارے میں تفصیل سے بتایا، پھر اس پستہ قامت کے بارے میں، اور کچھ باتوں کو چھپانے کے علاوہ ساری کہانی انہیں سنا دی تھی۔ سائیکا خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی، مسٹر لارس بھی خاموش تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، میں حالات کی تہ تک کسی حد تک پہنچ رہا ہوں۔ سائیکا کافی بناؤ پلیز، انہوں نے کہا۔ سائیکا نے خاموشی سے نگاہیں جھکائے کافی 3 پیالیوں میں انڈیل کر ایک میز میرے سامنے سرکا دی، اور دوسری مسٹر لارس کی جانب۔ میں اس سلسلے میں کوئی استفسار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ مسٹر لارس کے قطعی ذاتی معاملات تھے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے خود ہی کہا،
मैं तुम्हें भी इस सिलसिले में बता देना चाहता हूँ मिस्टर स्नूडन, पता नहीं क्यों तुमने अपना नाम मुझसे छुपाया है। हालांकि मेरे जैसे दोस्त और साथी से अब इस राजदारी की जरूरत नहीं थी। तुम कुछ भी हो, कोई भी हैसियत हो तुम्हारी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और अब तुम मुझे एक दोस्त की हैसियत से अजीज हो। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि हालैंड में कारोबारी अफराद की एक तंजीम है, और ये तंजीम सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं बल्कि एक तरह से इसकी बैनुल अक़वामी हैसियत है। मुख्तलिफ ममालिक के लोग इसके मेंबर हैं और यूं हम मुश्तरका कारोबारी अमूर को इस तंजीम के जरिए तय करते हैं। यहीं से बहुत सारे कारोबार और उनके रेट खुलते हैं और पूरी दुनिया में इनकी पैरवी की जाती है। तंजीम का हेडक्वार्टर हालैंड में है, यहीं एम्स्टरडैम में। इस सिलसिले में मुल्की और गैर मुल्की लोगों के मुश्तरका इंतखाबात होते हैं और उनके लिए बाकायदा नामजदगी की जाती है। इस बार 3 पार्टियां इस सिलसिले में नामजद हुई हैं। इन पार्टियों में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे शामिल हैं और उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार पेश किए हैं ताकि तंजीम के इलेक्शन में उनका फैसला हो जाए। मैंने तुम्हारा नाम जॉन स्टूडन सुनने के बाद तुमसे ये सवाल किया था कि क्या तुम्हारा ताल्लुक गैरोज से है। गैरोज एक उम्मीदवार पार्टी का नाम है। मेरी पार्टी थिंकर्स कहलाती है और एक और पार्टी है जिसमें कुछ गैर मुल्की लोग शामिल हैं। मुकामी लोगों के कुछ अफराद भी इस पार्टी से इत्तफाक रखते हैं, वो ब्लैक रोज कहलाती है। ब्लैक रोज के बारे में मुझे कुछ शकूक शुबात पहले से थे, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं वो खास सियासी नोयत के लोग हैं और तंजीम में भी उनकी सियासत इसी तरह काम कर रही है। बज़ाहिर ये लोग बिल्कुल ठंडी तबीयत के मालिक हैं, लेकिन जिस शख्स की तुमने निशानदेही की है मेरा ख्याल है मैं उससे वाकिफ हूँ और उसका ताल्लुक ब्लैक रोज से ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जॉन स्टूडन जो एक जुर्म के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ था और उसे एक दूसरे मुल्क में सजा दी गई थी और जिसे गैरोज का नुमाइंदा समझा जाता है, मुझ पर हमला करने के लिए क्यों मुंतखब किया गया। इस सिलसिले में ज़हन गैरोज की जानिब भी जाता है, लेकिन उन लोगों ने कुछ हमाकतें कर डाली जिनकी बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दरअसल जॉन स्टूडन को मेरी हलाकत के लिए गैरोज ने नहीं बल्कि ब्लैक रोज ने मुंतखब किया है। मकसद यही होगा कि गैरोज का एक नुमाइंदा जिसे जेल से फरार कराया गया है यहाँ आकर मुझे कत्ल कर देता है तो मेरी पार्टी तो कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन गैरोज की साजिश भी तश्तस बाम हो जाती है। ये दोनों पार्टियां तंजीम की निगाह में कमज़ोर पड़ जाती तो ब्लैक रोज ही के इंतखाबात में कामयाब होने का इम्कान था। और तुम्हें ये सब कुछ मैंने इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि तुम मेरे हमदर्द और मोहसिन साबित हुए हो और तुमने सिर्फ इंसानी बुनियादों के तहत मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ये मेरी बेटी जो है ना, ये समझती है कि इसका अंकल सिर्फ एक कारोबारी आदमी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं जिस्मानी मुशक्कत नहीं कर सकता, लेकिन बाज़ औक़ात बदन ज़हनी कुव्वतों के सामने मफलूज हो जाते हैं। ब्लैक रोज को मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो हमेशा के लिए ऐसी कार्रवाइयां करने से तौबा कर लेगी। ये मेरा अपना मसला है। मैंने तुम्हें तमाम सूरत हाल बता दी है। इस तरह तुम्हारी ज़हनी उलझनें भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि तुम ये ज़रूर सोच रहे होगे कि आखिर किस जाल में फंस गए। मेरे दोस्त, मैं अपने मौसमों को नज़रअंदाज नहीं करता। मैं तुम्हें किसी भी तरह कमतर हैसियत का मालिक नहीं समझता। यकीनन तुम जो कुछ भी होगे कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखते होगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अपनी आंखों से ब्लैक रोज का हाल देखने के बाद ही मेरा साथ छोड़ना। मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँगा। मुमकिन है मैं मसरूफ हो जाऊं, इसलिए साइका की ड्यूटी है कि वो तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह इंटरटेन करे और तुम्हें बोर ना होने दे, और ये जिम्मेदारी मैं खुशी से कबूल करती हूँ अंकल। साइका माइलर ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरी कहानी सुनने के बाद वो मुझसे बहुत मुतासिर हो गई थी। साइका, मिस्टर स्टूडेंट को यहाँ से 10 नंबर में ले जाओ, मैं इनकी हिफाजत के इंतजामात कर दूंगा। ओके अंकल, अब आप इनकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें, साइका बोली। लॉर्ड लार्स ने गर्दन हिला दी, फिर वो हमें खुदा हाफिज कहकर चले गए। साइका मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी, फिर उसने कहा, तो जनाबे अली, अब आप खुशकिस्मती से मेरे चक्कर में फंस गए हैं और मैं जरा मुख्तलिफ किस्म की लड़की हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और बोला, जरा इस किस्म की वजाहत हो जाए तो क्या हार जाए। मतलब ये है कि मैं आसानी से आपको नहीं छोड़ूंगी, और सबसे पहले तो आप मुझे बिल्कुल सच्चाई से ये बात बताइए कि क्या आप मिस्टर रूटर भी नहीं हैं। ये तो मैंने तस्लीम कर लिया कि आप जॉन स्टूडन नहीं हैं, लेकिन क्या मैं रूटर की हैसियत को भी नज़रअंदाज कर दूं? हाँ मिस साइका, हकीकत ये है कि मैं रूटर भी नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। तो फिर क्या आपने एक इखलाकी जुर्म नहीं किया? अगर आप मिस्टर रूटर नहीं थे तो लकी रूटर के साथ वक्त गुजारने की क्या जरूरत थी? वो मासूम अपने बिछड़े हुए शोहर से बड़े अरमान से मिली थी। आपने एक एतमाद का खून किया है।
اگر آپ کی مراد یہ ہے مس مائکا کے روٹر کی حیثیت سے میں لکی روٹر کے ساتھ رہ کر کسی اخلاقی جرم کا مرتکب ہوا ہوں تو معاف کیجیے گا، اپنے خیالات میں آپ کو کچھ تبدیلی کرنا ہوگی۔ مطلب؟ اس نے سوال کیا۔ مطلب لکی روٹر ہی بتا سکے گی، آپ چاہیں تو اس کو صورتحال سے آگاہ کر دے اور پھر اس سے دریافت کریں کہ میں اس کے لیے کوئی ذہنی کرب تو چھوڑ کر نہیں آیا ہوں، سوائے اس کرب کے علاوہ جو روٹر کی گمشدگی کے سبب پہلے ہی سے موجود ہے۔ اوہ، کیا واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر وہ آپ کی دوست ہے تو آپ اس سے بات کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ مجھے احساس تھا کہ میں کچھ دوسرے لوگوں کی وجہ سے ایک شریف اور شادی شدہ عورت کے ساتھ ہوں، اور میں نے اس احساس کو تنہائیوں میں بھی دل میں رکھا تھا تاکہ جب اسے پتہ چلے کہ میں اس کا شوہر نہیں تھا تو وہ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس نہ کرے۔ اور اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں مسٹر روٹر، یا مسٹر اسٹوڈن، یا پھر وہ جو اب تم مجھے بتاؤ گے، اس نے کہا، اور آخری الفاظ کے ساتھ ہی وہ مسکرا پڑی۔ آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی؟ ہاں، یقیناً تمہاری سچائی کو میں دل میں تسلیم کرتی ہوں۔ اور ایک بات اور کہوں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی میں بھی کبھی احسان مند ہوئی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میری فطرت میں اتنی سرکشی ہے کہ میں سخت سے سخت کام اپنے ہی بل پر کرتی ہوں اور کسی کا احسان نہیں لیتی، لیکن نادانستہ طور پر تم نے مجھ پر احسان کر دیا ہے۔ احسان اٹھانے کے لیے مسٹر لارسی کیا کم تھے کہ آپ بھی اس احسان کو اپنی گردن پر لادنے کے لیے مصر ہیں۔ اس کے باوجود یقیناً میں خلوص دل سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ تم بہت اچھے انسان ہو اور یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ چھوڑیے مس سائکا، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ کو جو اطمینان حاصل کرنا تھا، میری خوش بختی ہے کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے حاصل کر لیا۔ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے آپ اپنی دوست اس بات کی تصدیق کر لیں، بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ ضرور اسے یہ بات بتا دیں کہ جو شخص روٹر کی حیثیت سے اس سے ملا تھا وہ روٹر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مجبور آدمی تھا جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کردار ادا کر رہا تھا۔ میں اسے ضرور کہوں گی، سائکا نے نرم لہجے میں کہا۔ اور کیا خیال ہے، ہم لوگ چلیں؟ جیسا آپ پسند کریں۔ ویسے یہ نمبر 10 کیا ہے؟ انکل دراصل سیاسی آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دماغی جنگ کے ماہر ہیں۔ پتہ نہیں کیوں انہوں نے سب کو نظر انداز کیا ہوا تھا، لیکن یہ انہی کا کام تھا کہ وہ حقیقت تک پہنچ جائیں، ورنہ اس کارروائی کے سارے شبہات گیروز کی جانب بھی منتقل ہوتے اور بلیک روز ان دونوں کو لڑا کر بہر طور اپنا اعتماد حاصل کر لیتی۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ ہاں، یہ سیاسی معاملات ہیں، مگر بات 10 نمبر کی ہو رہی تھی۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ انکل نے اپنے لیے بہت پوشیدہ رہائش گاہیں بنا رکھی ہیں جن کے بارے میں تمام لوگ نہیں جانتے کہ ان کا تعلق کس طرح انکل چیک لار سے ہے۔ انہی کی ایک رہائش گاہ کو نمبر 10 کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، تم کو پسند آئے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں اس چھوٹے سے کام کے سلسلے میں مسٹر چیک لارس پر بار نہیں بننا چاہتا، لیکن ان کی دوسری خواہش کا احترام کرنا میرا فرض ہے۔ دوسری خواہش؟ سائکا نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بلیک روز کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ اوہ، جانے تو میں بھی نہیں دیتی آپ کو مسٹر نامعلوم، لیکن چلیے یہی صحیح۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم آپ کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ مجھے اپنا نام بتائیے۔ سائکا، میرا نام نہ جاننا بہتر ہوگا۔ جی نہیں، آپ سے کچھ ایسے ذہنی رشتے وابستہ ہو گئے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں جانے بغیر نہیں مانوں گی۔ چلیے ٹھیک ہے، ابھی رہنے دیں، میں آپ کو مسٹر نامعلوم کہہ کر ہی مخاطب کروں گی، جان اسٹوڈنٹ یا روٹر نہیں کہوں گی۔ ہاں، اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہو جائے تو ہمیں کبھی اپنے بارے میں بتا دیجیے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی، ذرا یہاں سے روانگی کے لیے انتظامات کرنے ہیں۔ جیسا تم پسند کرو، میں بھی آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ وہ مسلسل بے تکلفی سے گفتگو کر رہی تھی تو میں تکلف کب تک برقرار رکھ سکتا تھا۔ سائکا مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن یہ انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً 25 منٹ کے بعد واپس آئی تھی۔ واپس آ کر اس نے کہا کہ ہم شام کی چائے کے بعد یہاں سے چلیں گے۔ یہاں سے شہری آبادی کا فاصلہ تو کافی ہوگا۔ ہاں یقیناً، اور ہمیں لانچ سے بھی سفر کرنا ہوگا۔ ہر چند کہ یہ کوئی جزیرہ نہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لانچ کے ذریعے ہی سفر کریں گے۔ میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے یہاں میں ان لوگوں کا مہمان تھا
यही मेरे बारे में बेहतर फैसला कर सकते थे। शाम की चाय खासी पुरतकल्लुफ थी। मेरे साथ साइका के अलावा और कोई नहीं था। यहाँ मुलाजमों की तादाद पूरी फौज के बराबर ही मालूम होती थी। हर जगह नई नई शक्लों के इंसान नजर आ रहे थे। तकरीबन 5:30 बजे साइका एक लैंड रोवर में बैठकर चल पड़ी। लैंड रोवर में बैठते हुए मैंने उससे दरख्वास्त की, मिस साइका, अगर महसूस ना करो तो मुझे एक रिवाल्वर दे दो। सूरत हाल किसी भी वक्त नाखुशगवार हो सकती है। कम अज कम मैं निहत्ता तो ना रहूंगा। साइका ने मेरी तरफ देखा और लैंड रोवर स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। लेकिन चंद ही लम्हे के बाद उसने सामने डैशबोर्ड में लगा हुआ एक बटन दबाया और पीछे की सीट किसी संदूक के ढकने की तरह खुल गई। आपको जहमत करना होगी मिस्टर नामालूम, वो बोली और मैं पलट गया। सीट खुलने की आवाज मुझे भी सुनाई दी थी। सीट के नीचे एक पूरा असला खाना मौजूद था, जिसमें छोटे साइज के हैंड ग्रेनेड, रिवाल्वर और एक स्टेन गन भी रखी हुई थी। गुड, ये लैंड रोवर शायद मिस्टर, जी नहीं, ये मेरी जाती मलकियत है और मैं इसी में यहाँ तक आई थी। खूब, आप असले की शौकीन मालूम होती हैं। हाँ, मुझे बारूद की बू बेहद पसंद है, साइका ने मुस्कुराते हुए कहा। लैंड रोवर एक पतली सी पगडंडी पर मुड़ गई थी, जिसकी दोनों जानिब घनी झाड़ियां उगी हुई थी। इन घनी झाड़ियों के पीछे कहीं से भी हम पर हमला हो सकता था। मैंने एक रिवाल्वर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसके चैम्बर वगैरह चेक किए तो वो भरा हुआ ही था। अलबत्ता कारतूस मजीद वहां मौजूद नहीं थे। हमारे सामने खूबसूरत रास्ते फैले हुए थे। शाम के धुंधलके झुके चले आ रहे थे। ज्यादा सफर नहीं तय करना पड़ा था। 20 मिनट के बाद हम साहिल पर पहुंच गए और यहाँ से एक सफेद रंग की खूबसूरत लॉन्च हमें लेकर चल पड़ी। साइका ने लैंड रोवर वहीं छोड़ दी थी। तुमने अपना असला खाना इसी तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लैंड रोवर यहाँ से वापस चली जाएगी खुद ब खुद। नहीं, कुछ लोगों ने हमारा ताकुब किया है। उन्हें हदायत कर दी गई थी कि वो लैंड रोवर वापस ले जाएं। ओहो, मैंने तो महसूस नहीं किया। अगर आप महसूस कर लेते मिस्टर नामालूम, तो फिर मैं ताकुब करने वालों को नाअहल करार देकर उनकी छुट्टी करा देती। वो मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, ये लॉन्च गालबन मिस्टर लार्स की मलकियत है। जी नहीं, ये भी मेरी जाती मलकियत है। साइका ने समंदर पर निगाहें दौड़ाते हुए कहा। मेरी नजरें भी इतराफ में घूम रही थी। तारीकी अभी इतनी ज्यादा नहीं फैली थी कि रोशनियां करना पड़ती। सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा था। आपकी और मिस्टर लार्स की मलकियत में क्या फर्क है? मैंने सवाल किया। कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरी सोच में फर्क है। जिस चीज को मैं अपना सकती हूँ वो मेरी जाती पसंद की चीज होती है और सिर्फ मेरे ही इस्तेमाल में रहती है और उस पर किसी और की अजारादारी नहीं होती। दरअसल मेरे डैडी तो बहुत ही अरसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अंकल चैक लार्स ने शादी नहीं की, जैसा कि उन्होंने आपको बताया। मैं ही उनकी वारिस हूँ, उनकी बेटी हूँ। मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे मामूलात का ताल्लुक है उसमें अंकल लार्स कोई मुदाखलत नहीं करते। मुझे हर तरह की आज़ादी हासिल है और ये आज़ादी अंकल लार्स से गुफ्तगू करने के बाद मुझे हासिल हुई है। ओहो, किस किस्म की गुफ्तगू? वो तुम्हारे लिए बेमकसद होगी, उसने सपाट लहजे में कहा और मैं खामोश हो गया। दफतन वो चौंक पड़ी। एक स्पीड बोट तेज रफ्तारी से इस लॉन्च की तरफ आ रही थी। बोट ड्राइव करने वाले की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। साइका किसी कदर मुस्तरिब नजर आने लगी। फिर उसने झुककर लॉन्च के साइड में लगा हुआ एक हुक खींचा और वहां भी एक वैसा ही असला खाना नमूदार हो गया जैसा मैं लैंड रोवर में देख चुका था। साइका ने एक स्टेन गन निकाल ली और हाई स्पीड बोट की जानिब मुतवज्जो हो गई, जो थोड़े फासले पर पहुंचकर एक सिमत घूम गई थी। साइका ने उसमें बैठे हुए आदमी की तरफ देखा। बोट चलाने वाले ने साइका की तरफ हाथ हिलाया था और उसके बाद वो तेज रफ्तारी से वापस मुड़ गया। बच गया, मगर हमाकत उसी की थी। क्या मतलब? इस बर्क रफ्तारी से आने की जरूरत क्या थी? कौन था वो? अपना ही आदमी था। समंदर में भी आपके आदमी मौजूद हैं? हाँ, और ये जाती ही होंगे। अंकल चैक लार्स ने, मैंने ये जिम्मेदारी ले ली थी कि आपकी हिफाजत अब मैं करूंगी, चुनाचे मेरे ही आदमियों को मसरूफ अमल होना चाहिए था। आपके ये आदमी आपके जाती मुलाजिम हैं? यही समझ लो, उसने जवाब दिया और फिर हंस पड़ी। बहुत ज्यादा कुरीद कर रहे हैं मिस्टर नामालूम आप मेरे बारे में। हैरान भी हो रहा हूँ। जिस वक्त तुम लकी रूटर के साथ मिली थी तो एक सादा सी कॉलेज गर्ल मालूम हुई थी, लेकिन अब तुम्हारे नए नए जोहर खुल रहे हैं। अभी कहाँ, अभी तो आप मुझ में बहुत कुछ पाएंगे मिस्टर नामालूम, उसने कहा और आखिर में उसका लहजा तल्ख सा हो गया। मैंने उसके लहजे की तल्खी को महसूस किया था। चंद लम्हात तक मैं खामोश रहा। फिर मैंने कहा, कोई ऐसी गलती होगी मुझसे मिस साइका जिसकी वजह से तुम नाराज हो? नहीं, दरअसल तुम्हें मिस्टर नामालूम कहते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास होता है।
लेकिन मैं अपने तौर पर किसी को मजबूर करना भी नहीं चाहती। अगर तुम अपना नाम राज में रखना चाहते हो तो भला मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है। हाँ, मुझे अभी एक राज ही रहने दो, मैंने सर्द लहजे में कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उसने निगाहों का जाविया बदल दिया। ताज्जुब की बात है, वो आहिस्ता से बोली, मगर मैंने उसके ताज्जुब पर वजाहत तलब नहीं की थी। उसने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद फिर कहा, मेरा मतलब है कि उन लोगों ने बड़ी शराफत से हमारे रास्ते खुले छोड़ दिए। किन लोगों ने? वही जो अंकल लार्स के दुश्मन है, और अब तुम्हारे भी। हाँ, मुझे खुद भी हैरत है, मुमकिन है उन्हें इस बात की उम्मीद ना हो कि हम इस वक्त यहाँ से निकलेंगे। उसके बावजूद क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो डियर नामालूम कि जिन रास्तों पर हमने सफर किया है, अगर वहाँ 100 आदमी भी बेच देते तो उनकी लाशें भी ना मिलती। गुड, इसका मतलब है कि तुमने काफी इंतजामात कर रखे थे। जरूरी था, जाहिर है मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानती हूँ, न सिर्फ वहाँ बल्कि समंदर में भी। अगर वो लोग कोशिश करते तो ये लांच उनके लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकती थी। जरा इधर तो देखो, उसने कहा और एक सुर्ख बटन दबा दिया और मैंने लांच के पिछले हिस्से से एक एंटी एयरक्राफ्ट गन बुलंद होते देखी। उसका रुख ऊपर की सिमत उठ गया था। जदीद तरीन एंटी एयरक्राफ्ट गन है, हेलीकॉप्टर या छोटे मोटे तैयारे को बासानी मार सकती है। इस लांच पर मैंने तमाम इंतजामात कर लिए थे। अगर वो लोग शिप लेकर भी आ जाते तो यकीन करो तुम्हें बचा कर ही ले जाती। मैंने दिलचस्प निगाहों से साइका को देखा। बड़ी शानदार लड़की थी, शक्ल सूरत तो थी देखने के काबिल, लेकिन उसके अंदर एक बहादुरी का जोर भी पोशीदा था और मैं बहादुरी की कदर करता था। हम साहिल पर पहुंचे तो साइका ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, अब हम जिस रास्ते पर सफर करने वाले हैं, यहाँ मैंने इस तरह के इंतजामात नहीं किए जैसे पहले रास्ते में जरूरी समझे थे। मेरे ख्याल में हमारे सफर का वही हिस्सा मखदूश था, लेकिन शरीफ लोगों ने इस दौरान हमारा रास्ता नहीं रोका। यहाँ मैंने कोई इंतजाम नहीं किया है, इसीलिए अब तुम्हें भी मोहतात रहना है और मैं भी होशियार रहूंगी। चलो। उसने लांच छोड़ दी और इत्मीनान से मेरे साथ आगे बढ़ने लगी। बंदरगाह पर रोशनी हो चुकी थी। हम लोग टहलने के से अंदाज में लोहे के इस जंगले की तरफ जा रहे थे जिससे थोड़े फासले से बाहर निकलने का रास्ता था। साइका और मैं एक बड़ी क्रेन के पास से गुजर रहे थे जिसकी ड्राइविंग सीट खाली थी कि दफदन क्रेन के अकबी हिस्से से घुटे हुए बदन का एक शख्स बरामद हुआ। उसने मुझे देखते ही रिवाल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह होशियार था। चुनाचे दूसरे ही लम्हे उस पर टूट पड़ा और उसे रगीदता हुआ फर्श पर आ गिराया। वो शख्स रिवाल्वर निकाल चुका था। उसने रिवाल्वर के दस्ते से मेरे चेहरे पर जरब लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक तरफ हटकर उसका ये वार खाली कर दिया और दूसरे ही लम्हे बाएं हाथ से उसकी दाईं कलाई पकड़कर जोरदार घुसा रसीद कर दिया और उसके मुंह से सिसकारी सी निकली। साइका हक्का बक्का सी हो गई थी। मैंने हमलावर का रिवाल्वर वाला हाथ जोर से जमीन पर दे मारा ताकि रिवाल्वर उसके हाथ से छूट जाए। दफतन उसने भी मेरी पेशानी पर एक जोरदार मुक्का रसीद किया। अभी मैं चोट से संभलने भी ना पाया था कि एक भरपूर लात मेरे सीने पर लगी और वो शख्स उठने में कामयाब हो गया। उसने फुर्ती से करीब पड़ा हुआ रिवाल्वर भी उठा लिया था, लेकिन मैंने उस वक्त भी होशियारी से काम लिया और नीचे गिरकर तेजी से हाथ बढ़ा दिए। उसके टखने मेरे हाथ में आ गए थे, चुनाचे मैंने उसे घसीट लिया और वो ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा, लेकिन उसके हाथ में दबे हुए पिस्तौल से फायर हो गया था। मैंने पूरी कुव्वत से एक घूंसा उसके जबड़े पर मारा और उसका चेहरा घूम गया, लेकिन दूसरी गोली मेरे रुखसार को छूती हुई निकल गई थी। मेरा गुस्सा शदीद हो गया था। बस मैंने एक बार फिर आगे बढ़कर उसके रिवाल्वर वाले हाथ पर गिरफ्त कायम की और दूसरे हाथ से उसकी कमर की बेल्ट पकड़कर उसे सर से बुलंद किया और एक सिमत फेंक दिया। इस वक्त मेरे ज़हन में वो लोहे का जंगला नहीं था जिसके ऊपर के हिस्से नोकदार जालों के मानिंद थे। बस गुस्से के आलम में मैंने ये हरकत की थी, लेकिन जिस कुव्वत से मैंने उसे फेंका था वो शायद साइका के लिए भी हैरान कुन थी और मेरे लिए भी। लोहे की नोकें उसके पूरे बदन में पेवस्त होकर आर पार निकल गई थी। उसे मरने में जरा भी देर ना लगी। साइका हैरान होने वाले अंदाज में मुझे देख रही थी। दफतन उसने एक जुरजुरी सी ली और मेरे करीब आ गई। इस कमबख्त के साथ जो कुछ हुआ बेहतर हुआ। आओ, तेजी से आओ। हम दोनों वहां से आगे बढ़ गए। साइका कहने लगी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बार फिर मैं तुमसे शर्मिंदा हो गई हूँ। मैं अपने आप को कभी भी इसके लिए माफ नहीं कर सकूंगी। मैंने अपनी पूरी तवज्जो उन्हीं रास्तों पर रखी थी जो गैर आबाद और सुनसान थे। समंदर पर भी मैंने अपनी हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन ये कमबख्त लोग यहाँ घात लगाए बैठे होंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरे रुखसार को देखते हुए कहा, शायद गोली तुम्हारे रुखसार को रगड़ती हुई निकल गई है, खून बह रहा है, प्लीज
वो रुकी और उसने अपने लिबास से एक रुमाल निकाल कर मेरे गाल के जख्म पर रख दिया। मैंने शुक्रिया के साथ उसका हाथ हटाया और अपना हाथ रुमाल पर रख लिया। हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। पीछे जो कुछ हुआ था लोग अभी उससे वाकिफ नहीं थे, वरना हंगामा हो जाता। मुझे एक फोन करने की इजाजत दो। और फिर वो थोड़े फासले पर वाकई एक फोन बूथ में दाखिल हो गई। जो कुछ हुआ था मेरी तवक्को से बहुत कम था। शायद उन लोगों ने कोई बेहतर मंसूबा बंदी नहीं की थी, या फिर साइका ने इब्तदाई रास्ते में जो बंदोबस्त किया था उसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे। चंद लम्हात के बाद साइका बाहर निकल आई और फिर टहलने के अंदाज में आगे बढ़ते हुए बोली, शायद तुम्हारे रुखसार से खून बहना बंद हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये जख्म गोली का है, लेकिन बहुत मामूली सा है। हाँ, और मैं इस जख्म को अपने दिल पर महसूस करती हूँ, समझे तुम? उसने कहा और जज्बाती अंदाज में रुख तब्दील कर लिया। मैं मुस्कुराता हुआ उसके साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद हम काफी दूर निकल आए। यहाँ खासी रौनक थी और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। साइका मुझे लिए हुए एक इमारत की तरफ चल पड़ी जो एक छोटे से रेस्तोरां की थी। उस पर एक खूबसूरत न्यून साइन नजर आ रहा था। रेस्तोरां के हाल में दाखिल होने के बजाय वो मैनेजर के कैबिन की जानिब चल पड़ी। वो चंद लम्हात के बाद अंदर पहुंच गई। मोटे कद का पिस्ता कामत आदमी एक मेज के पीछे बैठा कागजात में गर्क था। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने गर्दन उठाकर इस तरफ देखा और फिर साइका को देखकर चौंक पड़ा। दूसरे ही लम्हे वो कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया था। ओ मिस साइका, उसने कहा। बैठ रहिए मैनेजर प्लीज, हम कुछ देर आपके साथ गुजारेंगे। उसने मेरी तरफ देखा। मिस्टर नेल्सन, साइका ने जवाब दिया। मैनेजर ने अपना गोल मोल फूला हुआ हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। मैंने उससे मुसाफा किया। इसी दौरान मैनेजर की निगाहें मेरे रुखसार पर पड़ गईं और उसने चौंक कर पूछा, खून? आपका रुखसार जख्मी है क्या? हाँ, लोहे की एक सलाख लग गई थी, साइका ने जवाब दिया। ओह, मैनेजर बुखला गया और फिर बोला, मैं डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं मैनेजर, आप तकल्लुफ ना करें, बस चंद लम्हे यहाँ गुजारने के बाद मैं चली जाऊंगी। कोई हर्ज नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत हो। हाँ, आप कुछ पिएंगी जरूर? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, साइका ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखते हुए कहा और मैनेजर मुजरिबाना अंदाज में हाथ मलने लगा। उसकी निगाह खुली हुई फाइल पर पड़ी और उसने जल्दी से फाइल बंद कर दी। आप आएंगी भी तो इसी तरह? मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। आप अपने काम में मसरूफ रहें मैनेजर, मुझे किसी का इंतजार है। इंतजार करूंगी और उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। आप बिल्कुल महसूस ना करें, मुझे कोई अहम काम नहीं था। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि किसी तरह आपकी खातिर मिदारत करूँ। और ये साहब यानी मिस्टर नेल्सन, उसने कहा और मेरी तरफ देखने लगा। फिर वो अपनी जगह से हटा और आगे बढ़ आया। बराए करम मुझे अपना जख्म दिखाइए तो जरा। सलाख किस तरह लग गई? आखिर क्या हुआ था? उसने सवाल किया। मैनेजर साहब, तशवीश की जरूरत नहीं। अगर मुझे तशवीश हुई तो आपको जरूर रहमत देती। बहुत ही मामूली सी चोट आई है, आप खुद देख लीजिए, उसने कहा और मैनेजर जख्म देखने के बाद गर्दन हिलाता हुआ पीछे हट गया। हाँ, सलाख खाल छीलती हुई गुजर गई है। वैसे कोई तशवीश की बात नहीं मालूम होती। वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर जा बैठा। अपने भारी भरकम तनोतोष के बावजूद वो इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा कर रहा था। या तो वो साइका की वजह से या फिर मुमकिन है वो फुर्तीला आदमी हो। तकरीबन 20 मिनट हमें यहाँ इंतजार करना पड़ा। मैनेजर इसी दौरान 10 बार कुछ मंगवाने के बारे में पूछ चुका था। 20 मिनट के बाद मैनेजर के कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ और उसका बदन किसी बैंसे की तरह मजबूत था। चेहरा सुर्ख था और छोटी छोटी सुर्खी माइल आंखों में गजब की तेजी थी। उसने तेज निगाहों से कमरे का जायजा लिया और फिर आगे बढ़कर साइका के करीब पहुंच गया।